है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली के अध्याय 11 में क्लास 10th के अध्याय में हम आज पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अध्याय का नाम है 11 और अध्याय के नाम के जो हमारा चैप्टर 11 नंबर है और अध्याय का जो नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित यानी हम यहाँ पे वृत्त से संबंधित जो भी क्षेत्रफल से या क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। त्रिज्या खंड वृत्त खंड के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि परिधि क्या होती है, परिधि किसे कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, अर्धवृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, चाप क्या होती है और चाप का क्षेत्रफल कैसे निकाल जाता है, और उसी के अनुसार त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड का के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके फॉर्मूले को समझेंगे, क्षेत्रफल, वृत्तखंड, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि क्योंकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में परिचय नहीं होता कि ये कहाँ से आए, कैसे बने, वो सब बातें हम आपको यहाँ पे डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वृत्त की परिधि की। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त, पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे समझने के लिए, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि परिधि तो सबसे पहले इस वृत्त की परिधि को समझने से पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है। ये जो वृत्त है हमारे पास, हमने प्रकार से लेके इसको एक बनाया। इसका सबसे पहले यहाँ पे एक केंद्र होता है, इस केंद्र बिंदु पे हमने प्रकार को रखा और ऐसे घुमाया और ये हमारा वृत्त बन गया। तो सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पे वृत्त ले लिया यहाँ पे। तो परिधि जो है, इसमें किसको बोला जाता है? परिधि। परिधि बोला जाता है जो ये इसके चारों तरफ जो भी ये गोल दायरा है, जिसको हम रेड लाइन से भी कवर कर रहे हैं, इसको हम परिधि बोलते हैं। ये पूरी जो इसके चारों तरफ बना हुआ है, ये सब हमारी क्या है? ये हमारी परिधि है। क्या है ये जो चारों तरफ का गोल दायरा है, ये हमारी क्या है? परिधि है। इसको आपको समझना होगा। इसको आप समझ गए, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। यहां तक क्लियर है? तो दोस्तों उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या और दूसरी चीज होती है, इसमें एक त्रिज्या। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की इस त्रिज्या को बोलते हैं ए त्रिज्या। इसको आर से भी डिनोट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं हम, इस ऊपर वाले सिरे को तो हमने बता चुके हैं आपको, इसको तो परिधि बोलते हैं जो मैंने बताया। अब इसकी बात कर लेते हैं त्रिज्या की। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, परिधि जो है गोल दायरा जो चक्र होता है उसको परिधि बोलते हैं। अब त्रिज्या इसको बोलते हैं जो ये सेंटर में होती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। कुछ इसके बारे में आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए पहले। इसको त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या है और इस त्रिज्या से एक और यहाँ से सामने वाली भुजा को इससे मिला देते हैं, तो ये दो त्रिज्या होती है, दो त्रिज्याएं हो जाती हैं। तो इन दो त्रिज्याओं से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं व्यास। पूरा क्षेत्र जो यहाँ से यहाँ तक का मिलाने से ये बना, इसको क्या बोल देंगे? ये भी आर होता है और ये भी आर होता है, तो त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर यानी क्या बन जाता है? हमारा व्यास। तो इसलिए व्यास जो है इसको डी से डिनोट किया जाता है और ये 2r के बराबर होता है। इस प्रकार से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, यानी ये दो त्रिज्याएं आपस में मिलकर व्यास का निर्माण करती हैं। तो यहां तक आप समझ गए कि व्यास क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसी के आधार पर हम समझ लेते हैं वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है। तो वृत्त की परिधि जो है वो व्यास, परिधि और व्यास की रेशो के हिसाब से निकाली जाती है। परिधि हो गया इसका पूरा चारों ओर का एरिया, और व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच सेंटर केंद्र बिंदु, इसको हम केंद्र कहते हैं। ये केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु को जो आपस में इधर से उधर दोनों त्रिज्याओं को मिलाने पर जो बनता है उसे व्यास। तो इसमें दो मेन रेशो है, परिधि की और व्यास की। तो इसलिए हमारे पास क्या रेशो आ गई यहाँ पर बनाने पर? ये हमारे पास रेशो आ गई है, हमारे पास रेशो है परिधि बटे में व्यास बराबर होती है किसके? पाई के। पाई को ऐसे डिनोट कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपकी ओके है। तो परिधि बराबर जो रेशो होती है बटे व्यास, तो इनके आर पार हम गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? इसका फॉर्मूला बनकर
जो सूत्र बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके सूत्र का निर्माण होता है, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होगा, तो वो आगे बढ़ने पर हमारे पास प्राप्त होगा। परिधि की अगर हम इसकी आर पार गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा, परिधि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि कहिए, परिमिति कहिए, आप कुछ भी कह, इसको दोनों नाम से जान सकते हैं, बराबर होगा व्यास। और मैं व्यास आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो क्या होगा, किसके साथ में गुणा हो जाएगा, ये पाई के साथ में गुणा हो जाएगा, यहाँ पे इधर जाके ऊपर जाके गुणा में हो गया, तो परिधि इसके साथ गुणा करी तो परिधि, परिधि एकम परिधि एक से गुणा हुई तो परिधि परिधि ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा आगे, व्यास का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, मैं वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि व्यास को हम डी से प्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर कितने का होता है, 2r के बराबर होता है। तो इसलिए परिधि जो बराबर होगी हमारे आगे बढ़ने पर, परिधि निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो इस प्रकार होगा, पाई गुणा 2r, पाई गुणा 2r यानी व्यास, तो 2 गुणा हम इसे r भी लिख सकते हैं 2r, और इसको सही रूप में लिखने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 2 पाई r, ये इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2 पाई r। तो हमारा मेन फॉर्मूला बन के आ गया परिधि का, ये हमारा फॉर्मूला आ गया मेन परिधि का। तो परिधि निकालने का सूत्र जो हमारा होगा ये होगा 2 पाई r। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता चल गया कि ये कैसे कैसे फॉर्मूला हमारा निर्माण हुआ है यहाँ पे, वृत्त के क्षेत्र से, वृत्त के जो हम हिसाब से जब हमने इसको निकाला, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला बन के आ गया परिधि के लिए 2 पाई r। अगर आपको कहा जाए वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र बताओ, तो आप बताइए, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र है हमारे पास 2 पाई r, 2 पाई r। तो आप समझ गए होंगे, जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 2r तो ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्त की परिधि समझ गए आप। तो उसके बाद आपसे बता देते हैं कि पाई क्या होती है। ये पाई पाई जो हमें बताया जा रहा है, वृत्त में बोला जा रहा है बार बार पाई पाई पाई, तो अब समझ लेते हैं पाई के बारे में। तो पाई क्या होती है, तो पाई, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं पाई के बारे में। और ये एक तो पॉइंट यहाँ पर पाई है, पाई तो आप समझ गए, यहाँ पे वृत्त, वृत्त की परिधि आ गई। तो आपके बात कर लेते हैं वृत्त की पाई से पहले क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वृत्त के अंदर क्या क्या होता है। वृत्त के अंदर हमारी ये परिधि होती है और 2 त्रिज्याएं मिलके ये त्रिज्या होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास बनता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास आ जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जाता है। क्षेत्रफल किसे कहा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, जो ये पूरा एरिया होता है ना क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये सब ये वृत्त है हमारे पास। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा का पूरा, तो एक तो इसमें ये जो है, एक तो इसके अंदर आपको मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ रिलेटेड जो है ये इसमें परिधि होती है, त्रिज्या होती है और व्यास होता है, इन सबको मिलाकर और पाई बनती है, इसी से ही पाई बनती है, इसके रेशो से व्यास और परिधि और व्यास के बराबर में रेशो करने पर हमारे पास पाई बनती है, पाई आती है। तो पाई के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करी जाती है, परिधि का मान आ जाता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर परिधि का वैल्यू होगी। तो इसी प्रकार से हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, इस पूरे एरिया का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर त्रिज्या का वर्ग। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल फिनिश हो गया हमारे पास। इसके बाद बात कर लेते हैं पाई क्या होती है। पाई जैसे इसमें बहुत बारे में आप बताया गया, पाई क्या है। पाई का मान हम हमेशा 22/7 क्यों लेते हैं, तो पाई बराबर हम हमेशा जैसे बताया जाता है 22/7 लेते हैं। ये पाई है क्या, इस चीज़ के बारे में आपको समझा देते हैं। पाई जो है एक ग्रीक वर्ड्स है, जिसका कई गणितज्ञों ने मान निकाला है। तो अगर हम अपने मैथमेटिक्स के अनुसार इसको समझें, तो मैथमेटिक्स के अनुसार गणितज्ञ जो हमारे गणितज्ञ थे बहुत बड़े बड़े, उन्होंने पाई को जो है एक
एक अपरिमेय संख्या पाना है। क्या माना है इसको? अपरिमेय संख्या। इसको पाई को क्या कहते हैं? वो एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका मान निकालने पर बार बार जो है वही मतलब सोल्व नहीं होता, बार बार उसका मान जो है भिन्न के रूप में आता रहता है। और यहाँ पर 22/7 को हमने एक परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या कहा है और इसको परिमेय संख्या कहा है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका मान निकाला जा सकता है, जिसका पूरा पूरा मान आए। अगर यहाँ पर साइंटिस्टों ने इसको अपरिमेय क्या कहा, लोगों ने सुपर कंप्यूटर पूरे यानी जितने भी गणितज्ञ थे वो मर गए, लेकिन वो कभी पाई का मान नहीं निकाल सके। बस वो इसके निकल्यूजन पे तो पहुंचे कि पाई का मान जो है 22/7 है। अगर जब हम 7 से इसको भाग करते हैं तो 3.14 आता है। इसी प्रकार से इसको भी पाई का जो मान अगर हम निकालते हैं करने पर 3.14 तक आता है। यहाँ तक तो सेम रहता है, लेकिन इसके आगे, इन दो मानों के आगे इसका मान जो है वो सेम नहीं आता। तो इसी प्रकार से जब इसका मान निकाला गया तो इसमें यहाँ पर तो यहाँ तक मैच करता है ये आपस में। देखो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपस में मैच कर रहे हैं, 3.14 और यहाँ पर भी, यहाँ पर तक मैच करता है। लेकिन 7 से अगर हम 22 को भाग करते हैं तो ये रिपीट होने लगता है और उसे पर बार बार लगाते हैं, तो जिससे रैकिंग यानी जब इस पर हमें यानी ये रिपीट करने लग जाता है बार बार। लेकिन इससे जो है ये बार बार रिपीट होता है तो ये अपरिमेय संख्या रहती है। लेकिन फिर इसको सोल्व करने के लिए इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो मैथ के अंदर जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाता है ना, बार एक लाइन लगा दी जाती है ऐसे करके, तो वो मान जो है लगाने पर वह परिमेय संख्या यानी रैंकिंग कर दी जाती है, उसकी रैंकिंग कर देती है, यानी बार लगने पर वह संख्या परिमेय संख्या बन जाती है। यह क्षेत्रमिति में को सोल्व करने के लिए बनाया गया, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन को हल करने के लिए वो जब भी आप इसको सोल्व करेंगे वो आपको बताएगा, जब आप सवाल करेंगे तो वो बोलेगा आप पाई बराबर 22/7 लेकर इस संख्या को सोल्व करें, या पाई बराबर आप 3.14 लेकर सवालों को, क्वेश्चनों को, प्रश्नों को हल करें। तो वो आपको बताएगा, जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उनमें आपको बताया जाएगा, जब भी आपका एग्जाम होगा तो उसमें पाई की वैल्यू आपको बताई जाएगी। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान निकलता रहता है। गणितज्ञ मर गए लेकिन इसका मान निकलता ही रहता है। और क्वेश्चन में जब तक आप कहा ना जाए पाई बराबर 22/7 लेते रहो, यानी क्वेश्चन में जब भी आपको बताया जाएगा वो अपने आप बताएगा। अगर ना भी कहा गया है तो भी आप पाई बराबर 22/7 ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सब आपको इसके बारे में बताना था। तो 22/7 जो है जब संख्या ले ली गई तो इसको परिमेय संख्या बताया गया। अगर पाई ओनली दे रखी है तो यह एक परिमेय संख्या है, इसका मान निकलता रहता है। चाहे सुपर कंप्यूटर हो, चाहे आप कितना भी सोल्व कर लें, कंप्यूटर से, पेन कॉपी से, किसी चीज़ से भी, तो इसका मान निकलता ही रहता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पाई क्या चीज़ होती है और पाई का मान हम 22/7 क्यों लेते हैं। और ये आपको बता ही दिया है कि परिधि के अनुसार ये परिधि बटे व्यास बराबर, इनकी जो दोनों की रेशो करते हैं हम, अनुपात करते हैं, तो ये पाई के बराबर होता है। इसको फिर सोल्व करने पर हमारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, जो हमारे सूत्रों का निर्माण होता जा रहा है। इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। यहाँ पे ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। ये भी आपका मेन इंपॉर्टेंट है, और एक परिधि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके फॉर्मूले यहाँ पे क्लियर हैं। इसके बाद आपसे बात कर लेते हैं समझाने के लिए, जैसे आपको बताया ये। तो इसके बाद आगे बढ़ते हम पाई के मान के बारे में और थोड़ा आपको बता देते हैं कि पाई की वैल्यू जो अगर हम दशमलव में डिग्री में लेंगे तो डिग्री में पाई की वैल्यू जो है, पाई का मान जो अगर हम डिग्री में लेंगे तो पाई का मान अगर भिन्न में लेते हैं तो पाई बराबर, अगर पाई का मान भिन्न में दिया होगा तो भिन्न में यानी मेंसुरेशन में रेशो में दिया होगा तो भिन्न में हमारे पास बराबर होगा 22/7। और अगर डिग्री में कहा होगा पाई का मान ये नोट कर लेना है आपको कुछ पॉइंट इसके बारे में।
मान अगर डिग्री में दिया होगा, डिग्री जैसे 90 डिग्री का कोण है, 80 से 180 का डिग्री का कोण है, तो डिग्री में दिया होगा तो आपको, तो डिग्री में आपके लिए होगा ये 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री लेंगे हम। कितना लेंगे? 180 डिग्री। अगर दशमलव में कहा होगा पाई का मान दशमलव में, पाई का मान दशमलव में दिया होगा तो ये लिया जाएगा 3.14, 3.14। यही आप पाई के बराबर मान ले सकते हैं। ये यही नियम है इसका। इसके बाद बात करते हैं आपको, जैसे हमने हमारी वृत्त की परिधि पढ़ी, अभी वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि के बारे में जानना चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि, सॉरी। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, इसका क्या सूत्र है, वो सब सूत्र आपको बनाना बताएंगे यहाँ पे। अर्धवृत्त की परिधि, इसको भी आप समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया हमने, जैसे कि हमारे पास एक वृत्त जैसे हमने बनाया, इसकी पूरी परिधि जो है हमारे पास निकालने पर इसका क्षेत्रफल जो है हमारे पास कितना आया, पूरे वो करने पर वृत्त का क्षेत्रफल यानी परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि निकालने के बाद हमारे पास प्राप्त होती है, ये आई है हमारे पास 2 पाई r, यह आया हमारे पास। इसका पूरा वो आ गया हमारे बेंच चीज 2 पाई r के बराबर आया। लेकिन इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है, इस क्षेत्रफल की बात होगी, लेकिन अर्धवृत्त की बात कर रहा है। तो अर्धवृत्त के तौर पर हम यहाँ पे ये वृत्त हमने कुछ बना रखे हैं, तो इनको समझ लेते हैं। ये अर्धवृत्त के बारे में समझ लेते हैं पहले। ये हमारा पूरा वृत्त है, इस वृत्त का पूरे का परिधि जो है हमारे पास कितनी है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ से इसका पूरा वृत्त है हमारे पास, त्रिज्या के लेकर सब कुछ, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, परिधि निकालने का फॉर्मूला 2 पाई r के बराबर है। लेकिन इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर केंद्र है, और यहाँ से यहाँ इसको मिलाया, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। यहाँ से ये तक जो मिलाकर ये अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी परिधि कैसे निकालेंगे? जब पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई r है, तो एक सिंपल सी बात बता रहा है यहाँ पे कि हमारे अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। इसको 2 पाई r को आधे से भाग कर लो, अगर से पूरा मिलाते हैं तो 2 पाई r हो जाती है। अगर से 2 पाई r को हम 2 से भाग कर दें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी पाई r। क्या आएगी हमारे पास? अर्धवृत्त की परिधि पाई r के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा। यह आएगा हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि, जब पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई r है तो आधे वृत्त की परिधि कितनी होगी, आधे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई r। लेकिन इसमें एक बात और आपको बता दें कि इसमें व्यास जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, तो व्यास बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से व्यास की वैल्यू क्या होती है हमारी, व्यास किसके बराबर होता है हमारे पास, क्योंकि व्यास को हम d से डिनोट करते हैं। d बराबर कितने के होता है, 2r के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है 2r के बराबर होता है। इसीलिए हमारे पास क्या आएगा, वृत्त की परिधि के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा, इससे बनते हुए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, ये d बराबर, हमने व्यास भी ले लिया, तो अर्धवृत्त का अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आएगा पाई r गुणा में 2r। तो ये भी इसके साथ में कनेक्टेड है क्योंकि इसमें व्यास जुड़ा हुआ है। ये तो फिनिश हुआ, पूरी की बात थी, लेकिन अब ये है तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन आ सकता है हमारा r। आगे बढ़ने पर, इसमें भी आगे बढ़ने पर r कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर पाई प्लस 2, ये हमारे पास फॉर्मूला इससे निकल के आ रहा है। तो हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास r इंटू पाई प्लस 2, ये हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होगा।
तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पे समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो है व्यास की वैल्यू होती है डी बराबर 2r से, डी से डिनोट किया जाता है व्यास को, तो उसमें दो त्रिज्याएं होती हैं। तो इसलिए जब अर्धवृत्त का परिधि निकाली जाएगी तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगी, और गुणा होने पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा r इंटू आर कॉमन ले लेंगे तो ये पाई प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे अंदर में। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया अर्धवृत्त के उसका फॉर्मूला, जिसको हम ये इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसमें प्राप्त हो रहा है, यानी अगर हम मोटा मोटा बात करें तो पाई आर प्लस व्यास, उसी से ये हमारे पास आगे फॉर्मूला बना है। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पे सिंपली आपको समझाने के लिए किया है। व्यास बराबर 2r के त्रिज्या के बराबर होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ने पर इसको सिंपली हमने समझा दिया आपको। ये फॉर्मूला इस तरह से हमारा यहाँ पे बना है। तो हमारे पास इनमें दोनों में r को कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2 के बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला होगा, अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम, चाप के बारे में। चाप क्या होती है, जैसे मेरे यहाँ पे चाप क्या होती है, चाप के बारे में पढ़ेंगे। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो चाप के बारे में समझ लेते हैं। चाप क्या होती है, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे चाप। तो सबसे पहले एक वृत्त को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वृत्त खींच लिया, ये वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त में चाप की बात कर रही है, हमारा केंद्र बिंदु है, और यहाँ से केंद्र बिंदु से एक त्रिज्या, ऐसे तिरछी त्रिज्या यहाँ पे ली हमने एक, और एक त्रिज्या तिरछी यहाँ पे ली। ये दो त्रिज्याएं ले ली, और दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण बन रहा है उसको हम नाम देते हैं थीटा कोण। और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त का जो ये कट पॉइंट है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं इसको चाप बोलते हैं। और चाप के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो ये हमारी एक लघु चाप होती है, एक दीर्घ चाप होती है। ये ऊपर वाली चाप जो है, ये ऊपर वाली चाप इसको बोलते हैं, जो हमारी चाप है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी लघु ये चाप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी हो गई लघु चाप। दो तरह की चाप होती हैं। और अगर इस कोण को, जैसे ये थीटा कोण बना हुआ है, और इस कोण को ऊपर से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये कोण कितने डिग्री का बन जाता है, 360 डिग्री का कोण बन जाता है। और जो 360 डिग्री से कम का कोण है उसको थीटा का जो कोण, ये एक कोण है यहाँ पे, और इसे पूरा मिला दिया तो इस पूरे कोण का जो वृत्त के मान होता है 360 डिग्री होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम डी से कोण बनाते हैं ना तब हमें आइडिया आ जाता है। तो इस तरह से इसमें भी समझने की बात यह है। तो अगर हम चाप की लंबाई ज्ञात करना चाह रहे हैं, चाप की लंबाई, वृत्त के अंदर चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, उससे रिलेटेड है ये लंबाई। तो इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वही आपको बताने जा रहे हैं। तो चाप की जो कंडीशंस हैं, चाप जो है दो प्रकार की होती है। एक तो है लघु चाप, यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, ये जो है इसमें एक रूल है, अगर चाप 180 डिग्री से, जो थीटा का मान है, इस थीटा का मान अगर 180 डिग्री से कम है तो 180 डिग्री से कम है, इसको बोल देते हैं यहाँ पे लघु चाप। और ये ऊपर वाली चाप को हम बोल देंगे दीर्घ चाप। इसके अंदर ही एक नियम है, अगर हम इस वृत्त को अच्छे से समझे तो अगर 180 डिग्री से थीटा का मान अगर 180 डिग्री से कम है, यहाँ पे
अगर थीटा का मान लिखेंगे, चाप के रूल है यहाँ पे, अगर थीटा का मान जो है, थीटा का मान 180 डिग्री से कम का कोण होता है, कम 180 डिग्री का से कम 180 डिग्री से कम का कोण होता है, या थीटा का मान 180 डिग्री से कम के कोण का होता है, थीटा का मान 180 डिग्री के कोण से कम का कोण हो, यानी कम का कोण होता है, तो छोटा कोण होगा, से कम का कोण होता है यानी छोटा कोण हो, 180 डिग्री से छोटा कोण हो, तो उसको लघु चाप कहते हैं, उसको लघु चाप कहा जाएगा। तो उसे होता है तो वह लघु चाप के कोण के अंतर्गत आता है। अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एक तो लघु चाप होती है, एक दीर्घ चाप होती है। दीर्घ चाप क्या होती है? जिसमें थीटा का मान 180 डिग्री से थीटा का कोण का मान, यानी थीटा के कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा होता है, उसे दीर्घ चाप कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। तो 180 डिग्री से बड़ा कोण कौन सा होता है? 360 का, 270 का, 290 का, ये कोण बड़े होते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसमें फॉर्मूला जो लगेगा हमारा, इसके निकालने के लिए फॉर्मूला जो लगेगा, दीर्घ या लघु लंबाई निकालने के जो फॉर्मूला होता है, तो चाप की दीर्घ लंबाई हो चाहे लघु लंबाई हो, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे लघु, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लघु चाप हो या दीर्घ चाप हो, दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला एक ही होगा। वो क्या होगा? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में क्या होगा? गुणा में होगा हमारा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है? परिधि का क्षेत्रफल जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। परिधि इसके साथ जुड़ी हुई है, तो क्या आएगी? 2 पाई आर, 2 पाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आगे भी फॉर्मूले को और आगे कवर कर सकते हैं। तो 2 से ये इसके बटे में 1 होता है, यहाँ पे इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थीटा बटे 180 डिग्री और गुणा में पाई आर। तो इस तरह से यही फॉर्मूला आपका दीर्घ में भी चलेगा और लघु चाप में भी चलेगा, यही फॉर्मूला। तो इसका सूत्र, ये हमारे पास सूत्र बनकर रेडी हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूले को। तो लघु और दीर्घ चाप की लंबाई का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा बटे 180 डिग्री गुणा में पाई आर। तो ये फॉर्मूला इससे बन जाता है। तो मिलते हैं आपको आगे की इसी इंट्रोडक्शन की वीडियो में, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी होती जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।